दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूँगा। कुछ हमारे दोस्त थे जिन्होंने बोला कि आप हिंदी में वीडियो बनाएं। कुछ लोगों का कहना था आप इंग्लिश में बनाइए, आजकल इंग्लिश स्कूलों का चलन ज़्यादा है। कुछ का कहना था कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों का ही यूज अपने टीचिंग में कर सकते हैं, यानी जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें दोनों ही लैंग्वेज का यूज आप मिक्स करके पढ़ा सकते हैं, या उस तरह से पढ़ाने पे दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं बेसिकली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। क्लास 9 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, इसके बाद 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम में। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हमने हिंदी मीडियम से की है और बैचलर इन इंजीनियरिंग हमने इंग्लिश मीडियम से किया है। तो दोस्तों मैं हिंदी में भी टीचिंग करा सकता हूं और इंग्लिश में, दोनों। तो मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी यूज़ करता हूं जब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जब मैं वीडियो बनाता हूं। तो मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें मैक्सिमम हिंदी वर्ड्स का ही यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इंग्लिश टर्म्स का मैं यूज़ करूँगा। तो मैं ये कमेंट चाहूँगा कि आप मुझे उस कमेंट में ये लिख के बताएं कि मैं प्योरली हिंदी में वीडियो बनाऊं या इंग्लिश में बनाऊं या हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करूं। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो हम लोग इसमें ऊपर वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मानेंगे, नीचे वाले को समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2। दोस्तों जब हम प्रतिस्थापन विधि यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें हम समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू को निकालते हैं और जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे यानी समीकरण 2 में रखेंगे, या फिर समीकरण 2 से यदि हम x या y का मान निकालते हैं तो उसको हम समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग लिख लेते हैं 3x + 4y = 10 यानी 3x + 4y = 10। यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारा 3x = 10, 3x = 10, ये प्लस 4y है, दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, यानी ये धन 4y है तो हो जाएगा ऋण 4y -4y। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x = हो जाएगा 10 - 4y। अब दोस्तों यहाँ लिखा है 3x, तो 3x का मतलब होता है 3 × x। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी 3 में x का मल्टीप्लाई होगा तभी हमारे पास आएगा 3x। तो ध्यान देंगे जो भी अंक लेफ्ट साइड में यदि मल्टीप्लाई यानी गुणे की स्थिति में है तो दाएं पक्ष में जब भी जाएगा वह भाग की स्थिति में यानी डिवीजन स्टेट में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे /3। अब दोस्तों ये समीकरण 1 समीकरण 2 यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया है। अब इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3। तो आपको यहाँ को लिखिए समीकरण 3। दोस्तों अब एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि समीकरण 1 से हमने निकाला समीकरण 3, ये जो वैल्यू x की आई है वह समीकरण 1 से आई है यानी इक्वेशन 1 से आई है। तो अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी ये x की जो वैल्यू है उसको हम समीकरण 2 यानी इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो अब आप देख लेते हैं क्या होता है। x की वैल्यू हो गई इतनी, यानी 10 ऋण 4y अपान 3, यानी 10 - 4y/3। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y है तो y इक्वल टू 2। दोस्तों ध्यान देंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं। अब एलसीएम यानी लघुत्तम लेके भी इसको हमको हल करना होगा। डायरेक्ट भी हम हल कर सकते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा कर लेते हैं इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक कम 3 यानी 3 × 3। 1 का इस पूरे हिस्से में मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा 10 - 4y, ब्रैकेट बंद रखिए। 3 का y मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3y। इधर माइनस का चिन्ह है यानी ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा देंगे बराबर 2। दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख सकते हैं यानी बाई 1। अब यहाँ से भी हम तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 1 का मल्टीप्लाई अगर इसी में कर देते हैं तो वही आ जाएगा 10 ऋण 4y माइनस 3y बराबर 3 का 2 में मल्टीप्लाई यानी 3 दूनी 6। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद रखा है, इसको खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये माइनस कहीं सामने होता तो जब भी ये ब्रैकेट खुलता तो अंदर के जो भी नंबर्स हैं सबके साइन चेंज हो जाते। तो अभी ये इस ब्रैकेट के बाहर है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, हम इसको ऐसे सीधे लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये 4y है, ये 3y है, यानी 4y और ये 3y। दोनों में चिन्ह कौन सा लगा है, ऋण का, यानी दोनों में समान चिन्ह है। तो ध्यान देंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कहीं भी या इस तरह की टर्म्स बनती है तो जब दोनों अंकों में चिन्ह समान होंगे, ध्यान दीजिएगा दोनों अंकों में चिन्ह समान होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे और जो चिन्ह है दोनों में वो चिन्ह लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ -4y है और इधर है -3y। तो इसमें अब ऐसा लिखा है तो इसमें अब दो ही चीज़ें होंगी, या जुड़ेगा या घटेगा। तो आप ध्यान देंगे कि जब दोनों अंकों के चिन्ह समान होते हैं, या तो दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ऋणात्मक हैं यानी दोनों समान चिन्ह वाले हैं, या फिर ऐसा समझ लिए कि दोनों समान जाति के हैं, दोनों ऋण जाति के हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो जाति वाला होता है जाति वाले का बहुत सपोर्ट करता है। तो ये ऋण जाति वाला है और ये भी ऋण जाति वाला है, यानी ये 3 लोग हो गए ऋण जाति के और ये हो गए 4 लोग ऋण जाति के, टोटल हो गए 7 लोग ऋण जाति के। तो ये हो गए 7 लोग और किस जाति के, ऋण जाति के। अब दोस्तों यहीं पर एक चीज ध्यान देंगे, अगर ऐसा लिखा हो तो क्या हो। आप यहाँ देख सकते हैं 4y के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी इसको हम धनात्मक मानेंगे या बोलते हैं पॉजिटिव मानेंगे। दूसरा है 3y, इसके आगे प्लस चिन्ह है तो इसको भी धनात्मक मानेंगे यानी कि पॉजिटिव मानेंगे। तो आप देख लीजिए ये 4y जो है ये भी धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, 3y है ये भी धन है आगे चिन्ह यानी धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, दोनों समान जाति के हैं। तो जब दोनों समान जाति के होंगे तो आपस में जुड़ेंगे और वो चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो गया 4y 3y यानी 7y। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या को धनात्मक दिखाने के लिए धन चिन्ह हर जगह लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसमें ऋण चिन्ह लगाना जरूरी है। ये संख्या धनात्मक है, अगर इसमें हम धन चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो भी हम इसको धनात्मक मानेंगे। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा -7y = 6। अब यहाँ से हमारे पास हो जाता है -7y = 6। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे 10 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है यानी ये धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है। अब ये राइट साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह चेंज होगा, यानी ये धनात्मक है तो अब हो जाएगा ऋणात्मक यानी -10।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4। बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ ऋण चिन्ह लग जाएगा, बटे ऋण 7। ऋण 7y का मतलब हो गया ऋण 7 गुणे y बराबर ऋण 7y। ये मल्टीप्लाई की स्टेज में है, यानी गुणे की स्थिति में है, दाएं पक्ष में जाएगा, भाग की स्थिति में जाएगा, यानी कि डिवीजन की स्थिति में जाएगा। तो ऋण 7 है तो राइट साइड में आ जाएगा ऋण 7 डिवीजन की स्टेट में। दोस्तों अगर माइनस माइनस सीधे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4/7 यानी 4/7। ये हो गई y की वैल्यू। अब दोस्तों हम लोग इस y की वैल्यू को अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो भी आ सकता है, इक्वेशन सेकंड में भी रखेंगे तो भी वैल्यू आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमने एक इक्वेशन थर्ड बना रखा है। यहाँ पे आप देखिए ये इक्वेशन बना है x के लिए, यानी अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू रख दें तो ये x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसलिए हम इस y की वैल्यू को ऊपर दोनों इक्वेशन में रखते हैं, हम रखते हैं सीधे समीकरण 3 में। यहाँ से हमको x की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दोस्तों ये हो गया आपका x बराबर 10 है यानी 10 है तो 10 लिखिए, फिर माइनस यानी ऋण का चिन्ह 4y। 4 का y का मतलब हो गया 4 × y यानी 4 का y में गुणा, तो 4 × y बराबर हो गया आपका 4y। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 4 × y की जगह आ गया 4/7 यानी 4/7। या मल्टीप्लाई के चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो भी यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये जो ब्रैकेट के अंदर बाहर जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन हम मान के चलेंगे बाई। नीचे यहाँ आप देख रहे हैं 3 है तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। दोस्तों इसको अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका 10 माइनस 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, या इंग्लिश में पढ़ेंगे 4 4 जा 16/7 यानी बटे 7, फिर पूरे के बटे 3। दोस्तों इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x बराबर दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 10 ऋण 16/7, या कुछ नहीं इसके बटे में भी एक मान सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 और 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम लेके फिर हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट हल करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए 7 का 1 मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 यानी 7 एकम 7, फिर यहाँ डायगोनली यानी तिरछा गुणा करिए, 10 का 7 में 10 सत्ते 70 यानी 10 7 जा 17, और 1 का 16 में यानी 1 का 16 में गुणा करेंगे, 16 एकम 16। देखिए बचता क्या है, 10 में से 6 अगर घटेगा तो बचेगा 4, ये हो गया 6। 6 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 5, बटे हो जाएगा 7 यानी 54/7। 7 से आप देखिए क्या 54 कट सकता है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 यानी 7 8 जा 56, नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 54/7 अब पूरे के बाई 3। दोस्तों इसको हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या तरीका है इसको करने का, मैं बता रहा हूँ आपको। 3 के बटे में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी इसके हम बटे 1 मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का कभी भी हो तो इसको अगर जल्दी सॉल्व अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यह लिखेंगे 54/7। और दोस्तों ये जो बड़ा वाला मेन बटे दिख रहा है
इस बटे का मतलब होता है डिवीज़न यानी भाग करना, या भाग का चिन्ह मान सकते हैं, उसके जगह पे इसको लिखते हैं। तो इस बटे के जगह पे जो कि भाग का यानी डिवीज़न का एक सिंबल है, उसके जगह पे यदि हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा वो सीधे पलट जाएगा, यानी 3/1 का हो जाएगा आपका 1/3। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 5 4 9, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 3 से कट सकता है, यानी 3 से हम 54 को काट सकते हैं। यह डिवीज़न का एक मेथड होता है, रूल होता है। जब उस लेसन में हम पहुँचेंगे तो इसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो 3 से आप 54 को काटिए, 3 एक कम 3, बचेगा 2, हो जाएगा 24, 3 8 24, यानी 18 3 जा 54 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बच जाती है, 18/7। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू हो गई y की 4/7, दूसरी वैल्यू हो गई x की 18/7। सवाल तो हमने लगा लिया है। अब ये अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि चेक करिए, तो इसको आप जो आपका आंसर बुक है यानी उत्तर पुस्तिका है उसमें आप इसको लगा सकते हैं। नहीं भी दिया है तो आप रफ वर्क में कॉपी के पीछे जब एग्ज़ाम देते हैं उसमें आप रफ वर्क बनाते हैं तो वहाँ पे आप इसको चेक जरूर करिए। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको, सही है कि गलत है हमारा आंसर। दोस्तों x या y की वैल्यू हम चाहे समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट में रखें या समीकरण 2 यानी इक्वेशन सेकंड में रख दें। लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम बाएं पक्ष में यदि हम वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं, तो उसका मान दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ x और y की वैल्यू रख देते हैं, उसके बराबर में 2 आना चाहिए, तब मेरा आंसर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो आइए देखते हैं, x की वैल्यू है हमारे पास 18/7। आज हिंदी यूज़ कर रहे हैं तो हिंदी लिख लेते हैं जाँच। तो x की जगह हो गया आपका 18/7 ऋण, y की जगह हो गया आपका 4/7 बराबर है 2। इसको सॉल्व करते हैं। 7 और 7 का अगर आप लघुत्तम लेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका 18 ऋण 4। 18 में से 4 जाएगा, बटेगा 14, 14 में से बटे 7 बराबर 2। अब ध्यान देंगे 14 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, या इंग्लिश में पढ़ेंगे 7 2 जा 14, यानी 2 बराबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, यानी हमने जो भी आंसर निकाला है x और y का जो मान ज्ञात किया है वह सही है। दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि मैं पूरी हिंदी भाषा में वीडियो बनाऊं या इंग्लिश भाषा में बनाऊं या इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी का मैं यूज़ करूं। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।